हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस की। लास्ट चैप्टर में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है इनर्शिया, जिसको हम लोग हिंदी में जड़त्व के नाम से जानते हैं। अब ये जड़त्व है क्या? तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व की डेफिनेशन है कि किसी भी वस्तु में स्वयं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है वही जड़त्व कहलाती है। मतलब कोई भी एक ऐसी वस्तु जो गति की अवस्था में है या विरामावस्था में है, उसमें स्वयं अपनी गति में परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है, उसके अभाव को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो जो जड़त्व होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान यानी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी उसके अंदर जो उपस्थित द्रव्य है उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु में उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है तो उस वस्तु को गतिमान करने में, रोकने में जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। और अगर किसी वस्तु में जो द्रव्यमान है वो कम है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, तो उस वस्तु को गतिमान करने में, उसको ढकेलने में या रोकने में जो बल है वो कम लगेगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात। तो आइए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, जो हमें इनर्शिया के बारे में समझने में थोड़ा इजी होगा। अभी हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया में हम लोग पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग किसी कार में या बस में असावधानी से बैठे रहते हैं, टेढ़े में या असावधानी केयरलेसली बैठे रहते हैं, तो जब गाड़ी अचानक से रुकती है, सडनली अगर वो रुक जाती है, ब्रेक लगता है उसमें, तो आपने देखा होगा कि हम जो हैं, हमारी जो बॉडी है वो पीछे की ओर जाती है। ठीक है, तो क्यों होता है? तो वो एक इनर्शिया का एग्जाम्पल है। मतलब कि जब कार चलती होती है तो जो हमारे नीचे वाला बॉडी पार्ट होता है वो भी गति की अवस्था में होता है, वो भी चलता होता है गाड़ी के साथ। लेकिन जो हमारा अपर बॉडी पार्ट होता है, जो ऊपर की बॉडी होती है, वो विरामावस्था में ही रहती है। तो जब हमारा ब्रेक लगता है तो ये जो बॉडी है वो विरामावस्था में ही रहने का प्रयत्न करती है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो पीछे की ओर जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आइए हम बात करते हैं गैलीलियो की लॉ ऑफ इनर्शिया की। ये गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? तो आप गैलीलियो के बारे में तो पता होगा, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिजिक्स में कुछ हमें थ्योरीज दी हुई हैं, तो एक वही थ्योरी हमारी इनर्शिया पे उन्होंने दी थी। तो जो गैलीलियो थे उन्होंने अपने से पहले के जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उनके कहने पे ये चीज़ देखी कि इनके पीछे जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका जो मूल स्वरूप होता है वो विरामावस्था होता है। यानी कोई भी जो वस्तु होती है वो विरामावस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, वो गति की अवस्था में नहीं होगी। ये इनकी थ्योरी है, इनके पहले। तो इसी को देखने के लिए गैलीलियो ने कुछ प्रयोग किए। तो उन्होंने देखा कि कोई, उन्होंने गुटखा लिया, आप गुटखा कुछ भी ले सकते हैं, बॉल ही मान लीजिए कि आपने एक बॉल ली और उसको अपने हाथ से खसाया। उन्होंने देखा कि जब वो अपने हाथ को हटा लेते हैं तो जो गुटखा होता है कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो उसको देखने के बाद उन्हें ये तो समझ में आया कि हाँ, जब कोई चीज़ हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पे तो कुछ समय के बाद वो थोड़ी सी गति करने के बाद वो विरामावस्था में चली जाती है। तो उन्हें ये लगा कि हाँ, जो उन्होंने दार्शनिक ने, जो पहले के वैज्ञानिकों ने बताया वो सही था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से एक प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि नहीं, कोई भी जो वस्तु है वो ज़रूरी नहीं है कि बल लगाने पर ही गति की अवस्था में आए। आपके बल जितना फोर्स लगा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उतनी देर के बाद वो रुक जाए, वो कुछ और दूरी पे जा सकती है, उसकी गति कुछ और बढ़ सकती है। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर हम एक चिकना गुटखा लें या चिकनी बॉल आप ले सकते हैं और एक वहाँ पे कांच का चिकना पर्स हो, कैसा हो, तो जब उस बॉल को हम उस पर चलाते हैं, चिकने उस पर फर्श पे, तो हमारा लुब्रिकेंट काम करता है। मतलब कि जो घर्षण होता है हमारा वो कम होता है। जो दो चिकनी घर्षण किसमें ज़्यादा होता है? जो खुरदरी चीज़ें होती हैं, रफ
फ्लोर होती है और उस पर अगर कोई चीज़ होती है तो जितना खुरदुरापन होगा उसमें उतना घर्षण ज़्यादा होगा, तो जितनी चिकनी होगी वो उतनी उस पर चीज़ें स्लिप होंगी। तो अगर हम किसी चिकने फर्श पर किसी बॉल को या गुटके को फेंकते हैं तो जितना हम फोर्स लगा रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी गति होती है, वो उतनी ज़्यादा दूरी तक करता है। तो इससे समझ में आता है कि घर्षण जितना कम होगा वो वस्तु उतनी देर में विराम अवस्था में आएगी। तो पहले की अपेक्षा दूसरे वाले में जो बल था उतना ही था, लेकिन पहले की अपेक्षा दूसरे में जो उसकी गति थी वो ज़्यादा थी। तो गैलीलियो ने बताया कि यही चीज़ कि किसी भी जो वस्तु है उसमें जितना कम घर्षण होगा उसका विरामावस्था उतनी देर में वो विरामावस्था में जाएगी, और इसी को हम गैलीलियो के जड़त्व विषयक नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन ने कुल 3 प्रकार के मोशन के ऊपर लॉ बताए हैं। उसमें से पहला जो हमारा लॉ है वो ये है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास कोई बॉल है या ये मार्कर है, अगर इसको हम किसी चीज़ पे रख दें तो ये ऐसे ही विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि हम इस पर ऐसा फोर्स लगाकर इसको कहीं और ना रखें, तब तक ये विरामावस्था में ही रहेगी। और जैसे कि आप बाइक, साइकिल, कुछ भी जो व्हीकल्स होती हैं आप उसको चला रहे हैं और अगर आप वो चल रही है और जब तक उस पर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो गति की अवस्था में ही रहेगी। जब तक उस पर आप कोई बल नहीं लगाएंगे, ब्रेक लगा के उस पर बल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो गति की अवस्था में रहेगी। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। सेकंड हमारा आता है कि कुछ प्रयोग किए न्यूटन ने और उन्हें बताया कि अगर हम किसी विभिन्न परिमाण वाले पिंड को लेते हैं, कोई एक वस्तु लेते हैं और उस पर अगर हम जो बल लगा रहे हैं वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है, जो बल होता है वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा उन्होंने पाया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा उन्होंने देखा कि अगर अलग अलग द्रव्यमान वाले पिंड लिए, कुछ वस्तुएं लिए अलग अलग परिमाण वाले, तो उन्होंने देखा कि उस पर जो त्वरण है, त्वरण यानी ए, वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/m। व्युत्क्रमानुपाती का होता है मतलब कि 1/m होगा, ठीक है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमको मिलता है कि a बराबर जो वो अनुक्रमानुपाती है F/m है। अब इसको हम कुछ पलट लेते हैं, ये अपॉन में है वो इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती m उधर चला गया यानी m × a। अब जब व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटता है तो आपको पता होगा कि वहाँ कांस्टेंट आता है यानी एक नियतांक आता है। तो F बराबर कांस्टेंट एक k मान लेते हैं m × a, ठीक है। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ मान रख लेते हैं। मान लिया कि यहाँ जो k है ये एक नियतांक है और नियतांक का मान हमेशा 1 माना जाता है जब तक कि मान वहाँ पे दिया ना हो। तो k बराबर 1 रख के देखते हैं तो f बराबर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 है, m × k बचा, 1 को मल्टीप्लाई m × a में होगा तो m × a की वैल्यू। तो यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि जो फोर्स होता है, बल होता है, वो द्रव्यमान, मास और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का आपको बल निकालना है तो उसकी जो द्रव्यमान है, मास है, और जो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फोर्स निकल आएगा। तो आइए अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है आपका एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफ मोशन है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन मतलब कि आप अगर किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी विपरीत दिशा पे यानी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएंगे। जैसे कि अगर फनी एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो उधर से भी एक थप्पड़ आएगा। फनी नहीं मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि आप कई बार नाव पे बैठे होंगे, ठीक है, तो जब आप नाव पे चढ़ते हैं या उतरते टाइम, खास करके आप जब उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या नाव के जो कोने होते हैं उसे पैर रख के उतरते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब आप उतरते हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, वो नाव जो है वो वैसे कुछ झुकती है,
और फिर जब आप उतरने लगते हैं तो वो नाव उतनी ही दूर आपको फोर्स लगा के वो नाव वापस से ऐसे हो जाती है, हिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने उस नाव पे फोर्स लगाया, बल लगाया, और आप जितना बल लगाएंगे वो उतनी ही दूर आपको वापस से ऊपर कर देगी। तो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यानी यही है कि आप किसी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे, यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पे जितना बल लगाती है वो वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जैसे कि एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि स्विमिंग, जब आप तैरते हैं तो आप अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। तो आप तैर कैसे पाते हैं? आपने पानी को पीछे ढकेला, आपने जितना बल पानी पे लगाया, पानी भी आप पे उतना ही बल लगाएगा। आपने जितना पानी पीछे की ओर किया, जितना फोर्स लगा, पानी उसको आपके ऊपर उतना फोर्स लगा के आपको आगे की ओर ढकेल देता है। इसी कारण हम तैर पाते हैं। तो ये भी है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आपने बल लगाया पानी के ऊपर, पानी ने आपके ऊपर बल लगाया और आप आगे की ओर चले गए। तो ये था एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो हमारा यही था 3 लॉ ऑफ मोशन। तो आइए अब बात करते हैं संवेग की, यानी मोमेंटम, जिसको हम लोग हिंदी में संवेग के नाम से जानते हैं। अब ये संवेग यानी मोमेंटम है क्या, वही हमें देखना है। तो संवेग या मोमेंटम क्या होता है? आपको पता होगा कि अगर कोई भी गतिशील वस्तु है उसको रोकने के लिए उस पर जो बल लगेगा वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेंगे, यानी उसकी जितनी द्रव्यमान होगा वो बल उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा जो होता है, किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो बल होता है वो उसके वेग पे डिपेंड करता है कि वो वस्तु कितने वेग से जा रही है। यानी इससे समझ में आता है कि किसी भी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो 2 तथ्य हैं वो देखने की जरूरत होती है। एक होता है उस वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा होता है उस वस्तु का वेग। द्रव्यमान मतलब है m और वेग मतलब वेग। तो संवेग क्या है? संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसका जो वेग होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही संवेग कहलाता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान जुड़े वेग m/v, यही होता है हमारा संवेग। तो संवेग क्या होता है? संवेग किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। उसका मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट तो आपको पता होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, सेकंड पावर माइनस में सेकंड इनवर्स। तो यही हमारा संवेग का मात्रक हो गया, किलोग्राम इनटू मीटर इनटू सेकंड इनवर्स, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड पावर माइनस 1। ये इसका क्या होगा? मात्रक हो गया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अगर डेफिनेशन बची होगी तो उसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।